कैन यू सी दिस स्टॉक? इस स्टॉक को इस लेवल के ऊपर ब्रेक करने में ऑलमोस्ट 19 साल लग गए। 2007 में पहली बार ये लेवल टच किया, 2010 में दोबारा आया, लेकिन उसके बाद सालों तक इसके नीचे ही रहा और अब फाइनली इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया। इंडिया में पार बनाने के लिए यूज होने वाले इक्विपमेंट के आधे से ज्यादा बिजनेस में इसी कंपनी की ओनरशिप है और इसका ऑर्डर इनफ्लो फाइनेंशियल ईयर 23 के 23,500 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 26 में 76,000 करोड़ हो गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ चार्ट पर ही चेंजेस नहीं हुए हैं, बिजनेस में भी काफी कुछ चेंज हुआ है। इसीलिए ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि ब्रेकआउट के पीछे एक्चुअल स्टोरी क्या हो सकती है। इस स्टॉक के बारे में थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट देखते ही लगता है कि स्टॉक मोमेंटम पकड़ेगा, लेकिन हर ब्रेकआउट मोमेंटम में कन्वर्ट हो जरूरी नहीं है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स देखेंगे जहां सालों के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है और मोमेंटम के पीछे स्ट्रॉन्ग स्टोरी हो, और साथ ही ये भी देखेंगे कि रिस्क क्या है। पहला है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। लगभग 6 साल तक ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के नीचे रहा और फाइनली अब इसने उस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। ये सेटअप 58 के नीचे इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन क्या इस स्टॉक में सिर्फ चार्ट का ब्रेकआउट है या फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं? ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो स्मॉल बिजनेसेस, सेल्फ एम्प्लॉयड और अंडर सर्व्ड कस्टमर्स को लोन्स देता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिजनेस में भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। उज्जीवन का सिक्योर्ड लोन बुक जो लगभग 2 साल पहले 35% था, अब बढ़कर 50.4% हो गया है और इसका इम्पैक्ट अर्निंग्स में भी दिख रहा है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में बैंक ने 317 CR का रिकॉर्ड प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल से 207% ज्यादा है। ROE भी 18.2% रहा और ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट 2.2%। लोन बुक भी पिछले 4 साल में 22% के CAGR से ग्रो हुई है। साथ ही इनका NPA या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि वो लोन्स जो वापस नहीं आ रहे, ग्रॉस NPA सिर्फ 2.17% है और नेट NPA 0.34%, मतलब फंसे हुए लोन्स बिल्कुल कंट्रोल में। NIM या फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बैंक की कमाई का स्प्रेड, जितना इंटरेस्ट लेता है माइनस जितना देता है, 8.5%, जो इंडस्ट्री में काफी स्ट्रॉन्ग है। वैल्यूएशन की बात करें तो जीवन रफली 2x प्राइस टू बुक पर है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से सस्ता, लेकिन इक्विटास और जना स्मॉल फाइनेंस से महंगा। लेकिन इन सब के बीच में RBI ने अप्रैल में ही उज्जीवन की यूनिवर्सल बैंकिंग एप्लीकेशन रिटर्न कर दी एंड उसकी वजह से उज्जीवन अभी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्ट्रिक्ट रूल्स के अंडर ही ऑपरेट करेगा और यूनिवर्सल बैंक बनने का ट्रांजिशन फिलहाल डिले हो गया है। इस रेजिस्टेंस के साथ कुछ और रिस्क भी हैं, जैसे कि इसका बिजनेस कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड भी नहीं है। तो टॉप 3 स्टेट्स मिलकर टोटल एडवांसेस का 37% है। अगर इन मार्केट्स में कोई डिसरप्शन आता है तो एसेट क्वालिटी पे प्रेशर आ सकता है। तो उज्जीवन का ब्रेकआउट सिर्फ चार्ट पर नहीं, बिजनेस में हो रहे चेंजेस के साथ भी आ रहा है। इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये मोमेंटम सस्टेन होता है या नहीं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में ब्रेकआउट के साथ बिजनेस भी चेंज होता हुआ दिखा। लेकिन अगला स्टॉक और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ कंपनी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से आगे बढ़कर एक बिल्कुल नए एरिया में एंटर कर रही है। दूसरा स्टॉक है सोना BLW प्रिसिशन फॉर्जिंग्स। लगभग 4.5 साल तक ये स्टॉक एक रेंज में रहा और अब मंथली चार्ट पर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा है। ये सेटअप 615 के नीचे इनवैलिड माना जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सोना BLW के सिर्फ चार्ट में ही चेंज नहीं आया, कंपनी के बिजनेस में भी पिछले 1 साल में काफी कुछ बदला है। पिछले साल कंपनी ने एस्कॉर्ट क्यूबोटा से रेलवे इक्विपमेंट का बिजनेस एक्वायर किया और अब रोबोटिक्स और फिजिकल AI जैसे नए एरियाज में भी एंटर कर रही है। तो क्या मार्केट को सिर्फ कंपनी के नए बिजनेसेस पसंद आ रहे हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी जो ग्रोथ आ रही है उससे ये ब्रेकआउट सपोर्ट मिल रहा है? नंबर्स देखते हैं तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी का रेवेन्यू 54% बढ़ा। हाँ, इस ग्रोथ में रेलवे बिजनेस के एक्विजिशन का कंट्रीब्यूशन भी है, लेकिन ऑर्गेनिक बिजनेस को देखें तो वहां भी ग्रोथ आ रही है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग कैच है, रेवेन्यू तो स्ट्रॉन्ग ग्रो हुआ, लेकिन EBITDA मार्जिन 23.8% से गिरकर 23.1% आ गई। मार्जिन प्रोडक्ट मिक्स और हायर इनपुट प्राइसेस की वजह से लोअर रहा, लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज के पॉजिटिव इंपैक्ट ने इस प्रेशर को पार्शियली ऑफसेट किया। लेकिन सोना BLW की स्टोरी सिर्फ इंडिया की ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी का बिजनेस ऑलरेडी ग्लोबल स्केल पे स्प्रेड आउट है। इंडिया, US, मेक्सिको, चाइना में इसके 12 प्लांट्स हैं और लगभग 49% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। और फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी के पास
अराउंड 24,000 करोड़ का नेट ऑर्डर बुक है, जो फाइनेंशियल ईयर 26 के रेवेन्यू का 5.4 टाइम्स है। लेकिन यहाँ रिस्क भी है। टॉप 5 कस्टमर्स ही टोटल रेवेन्यू का 50% कंट्रीब्यूट करते हैं और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स की वजह से फॉरेक्स और सप्लाई चेन रिस्क भी बना हुआ है। तो सोना बीएलडब्ल्यू में ब्रेकआउट के पीछे सिर्फ चार्ट की स्ट्रेंथ नहीं है, कंपनी नए बिजनेसेस में एक्सपैंड कर रही है और एग्जिस्टिंग बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि ये ग्रोथ मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कितनी सस्टेनेबली डिलीवर होती है। तीसरा स्टॉक है भेल। ये वही स्टॉक है जिसके बारे में हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी, जो लगभग 19 साल के बाद अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है। 345 के नीचे ये ट्रेंड इनवैलिड माना जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ चार्ट में ही चेंज नहीं आया, पिछले कुछ सालों में इसके बिजनेस में भी मेजर टर्न अराउंड देखने को मिला है। 2022 के बाद इंडिया में पावर डिमांड काफी बढ़ी और थर्मल पावर की डिमांड भी वापस आई। 2023 में पीक पावर डिमांड 243 गीगावाट तक पहुंच गई। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 32 तक 93 गीगावाट की नई थर्मल पावर कैपेसिटी का प्लान आया और इसका डायरेक्ट बेनिफिट भेल को मिला। फाइनेंशियल ईयर 23 में जहां भेल को अराउंड 23,500 सीआर के ऑर्डर्स मिले थे, फाइनेंशियल ईयर 26 में ये नंबर बढ़कर लगभग 76,000 सीआर हो गया और अब ये ऑर्डर्स एनुअली बिजनेस में कन्वर्ट होते हुए भी दिख रहे हैं। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26 में सेल्स अराउंड 12,000 करोड़ रही, जो लगभग 12 क्वार्टर्स का हाईएस्ट नंबर था। नेट प्रॉफिट भी डबल होकर 1,290 सीआर हो गया और क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 27 में सेल्स 40% बढ़कर अराउंड 7,700 करोड़ रही। अब समझते हैं भेल को इस पावर साइकिल का फायदा इतना बड़ा क्यों मिल रहा है। भेल को आप इंडिया के पावर प्लांट्स का हैवी इक्विपमेंट बिल्डर समझ सकते हैं। ये मैसिव बॉयलर्स और टर्बाइंस बनाती है, जो थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। और कन्वेंशनल यूटिलिटी स्केल पावर कैपेसिटी में भेल का अराउंड 54% मार्केट शेयर है। मतलब इंडिया में थर्मल पावर कैपेसिटी बढ़ती है तो भेल के लिए अपॉर्चुनिटी भी डायरेक्टली बढ़ती है। फाइनेंशियल्स में भी टर्न अराउंड क्लियरली दिख रहा है। पिछले 5 साल में सेल्स 1.5 गुना और नेट प्रॉफिट 3.5 गुना हुआ है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैच है, इस प्रॉफिट ग्रोथ का एक हिस्सा अदर इनकम से भी आ रहा है, जो मेनली बैंक डिपॉजिट्स पे मिलने वाले इंटरेस्ट से आता है। हाँ, ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, जो पहले 3 से 5% के आसपास थे, वो फाइनेंशियल ईयर 26 में 8% तक पहुंच गए। मैनेजमेंट का टारगेट इसे 8 से 10% के रेंज में मेंटेन करना है। और फ्यूचर की विजिबिलिटी देखें तो कंपनी के पास 2.6 लाख सीआर का रिकॉर्ड ऑर्डर बुक, ये फाइनेंशियल ईयर 26 के रेवेन्यू का अराउंड 7.7 टाइम्स है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ एक रिस्क भी आता है। भेल का वर्किंग कैपिटल साइकिल काफी लंबा है। रिसीवेबल्स और कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट होने में 415 से 420 दिन तक लग सकते हैं और अगर प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं तो कंपनी को लिक्विडेटेड डैमेजेस यानी कि पेनल्टीज भी देनी पड़ सकती हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिट पर आ सकता है। तो भेल में ब्रेकआउट के पीछे स्टोरी डेफिनेटली है। पावर डिमांड का स्ट्रक्चरल शिफ्ट, ऑर्डर्स में मैसिव जंप और 2.6 लाख सीआर का ऑर्डर बुक, सब बिजनेस मोमेंटम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब असली टेस्ट ऑर्डर लेने का नहीं, उन ऑर्डर्स को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करके सस्टेनेबल प्रॉफिट और कैश फ्लो में कन्वर्ट करने का है। अब अगली कंपनी है जिसका बिजनेस स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। ये है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी। इसके स्टॉक ने नवंबर 24 के ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है। 2,760 रुपए के नीचे जाते ही ये ट्रेंड इनवैलिड माना जाएगा। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एक वेल्थ मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो एडवाइजर्स के नेटवर्क से इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करवाती है। कंपनी इन सर्विसेज पे कमीशन अर्न करती है। अब ब्रेकआउट के पीछे फंडामेंटल ट्रिगर को समझते हैं। सितंबर 24 के बाद ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ। क्योंकि प्रूडेंट का बिजनेस म्यूचुअल फंड एडवाइजरी से लिंक्ड है, स्लो डाउन के टाइम इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट वीक हुआ, इन्वेस्टमेंट स्लो हुए और रेवेन्यू प्रेशर में आ गया। ब्रॉडर मार्केट लगभग 2 साल से साइडवेज है, इसलिए प्रूडेंट का स्टॉक भी प्रेशर में रहा। लेकिन अब मार्केट को लग रहा है कि स्लो डाउन का बॉटम आउट हो रहा है। सेल्स ग्रोथ अभी 30 से 50% वाली नहीं आई। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 27 में सिर्फ 18% थी, बट प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हो गई। रेवेन्यू 18% बढ़ा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32% और नेट प्रॉफिट 44% बढ़ा, क्योंकि मार्जिन्स 23% से 26% तक इंप्रूव हो गए। मेन ट्रिगर्स थे, कमीशन कॉस्ट स्लो ग्रो हुआ, इक्विटी AUM 18% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, SIP बुक 1200 करोड़ क्रॉस हुई और पार्टनर एडिशंस 430 पर मंथ से 600 पर मंथ हो गए। मैनेजमेंट ने बोला करंट AUM फाइनेंशियल ईयर 26 एवरेज AUM से काफी ऊपर है, जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है।
मतलब ग्रोथ सिर्फ मार्केट रैली से नहीं, फ्रेश मनी और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन से आ रही है। इसी ऑपरेटिंग रिकवरी प्लस AUM टेलविंड ने ब्रेकआउट दिया। फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी B30 यानी कि छोटे शहरों में 30 नए ब्रांचेस खोल रही है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए इनके पास 650 करोड़ का ट्रेजरी बुक है, जिससे ये नए एक्विजिशंस कर सकते हैं। अब कंपनी स्पेसिफिक रिस्क समझिए। इनका मॉडल रेगुलर प्लान्स पे डिपेंडेंट है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्ट प्लान्स की तरफ शिफ्ट हुए जहां जीरो कमीशन होता है, तो प्रूडेंट का ट्रेल रेवेन्यू रिस्क में आ सकता है। लास्ट कंपनी है मरीन इलेक्ट्रिकल्स। अब तक हमने ऐसे बिजनेसेस देखे जहां ब्रेकआउट के पीछे बैंकिंग, पावर और फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे डिफरेंट ट्रिगर्स थे, लेकिन अगला स्टॉक एक ऐसी कंपनी है जो शिप से लेकर डेटा सेंटर्स तक के लिए एक बहुत क्रिटिकल चीज बनाता है। इसके स्टॉक ने लगभग 2 साल एक बॉक्स में कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया। 241 के नीचे ये ट्रेंड इनवैलिड माना जाएगा। बिजनेस को एक एग्जांपल से समझिए। जैसे घर का फ्यूज बॉक्स इलेक्ट्रिसिटी को अलग रूम्स तक सेफली भेजता है, मरीन इलेक्ट्रिकल्स उसी का बहुत बड़ा, स्मार्ट और इंडस्ट्रियल वर्जन बनाती है। ये मरीन यानी कि नेवल डिफेंस, शिपयार्ड्स और इंडस्ट्रीज यानी कि डेटा सेंटर्स, मेट्रोज, कॉर्पोरेट्स सबको केटर करती है। बाकी दोनों सेगमेंट्स के मेजर क्लाइंट्स के नाम आप वीडियो पॉज करके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। मरीन इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में इनका 50% मार्केट शेयर है और ये इंडियन नेवी के अप्रूव्ड टियर 1 वेंडर हैं। रेवेन्यू मिक्स देखें तो मरीन सेगमेंट से 53% और इंडस्ट्री सेगमेंट से 47% है। आइए ग्रोथ आउटलुक देखते हैं। मार्च 26 तक इनके पास 1254 CR की हेल्दी ऑर्डर बुक है, जो फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यूज का 1.4 टाइम्स है। अब कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को भी समझ लीजिए। इनके मरीन सेगमेंट में प्रोजेक्ट्स फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीशन लेट होने पर रॉ मटेरियल प्राइस हाइक्स का पूरा नुकसान इन्हीं के मार्जिन्स को उठाना पड़ता है। दूसरा कंसर्न है पिछले 5 सालों में कैश कन्वर्जन सिर्फ 27% रहा, मेनली हायर रिसीवेबल्स की वजह से। तो ओवरऑल इन 5 कंपनीज में ब्रेकआउट का ट्रिगर सिर्फ चार्ट नहीं बल्कि बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, अर्निंग्स रिकवरी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी भी है। लेकिन ब्रेकआउट गारंटी नहीं होती। ट्रेंड वैलिड रहने के साथ फंडामेंटल्स का एग्जीक्यूशन ट्रैक करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इन 5 में से आपको किस कंपनी का ब्रेकआउट और फंडामेंटल ट्रिगर सबसे स्ट्रॉन्ग लगे, कमेंट्स में बताइए। और याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.